गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज हम जो शिक्षा संचालन व्यवस्था हमारी जो यूनिट है उसके अंदर समुदाय के बारे में हम आज पढ़ेंगे। अब देखिए बच्चों कि साधारण रूप से हम साधारण बोलचाल की भाषा में समुदाय व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो मिलकर सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति तथा सामान्य जीवन व्यतीत करने के लिए निश्चित भूभाग में रहते हैं। क्षेत्र इस बात पर निर्भर करता है कि इसके सदस्यों में आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक समानताएं हों। यानी सामान्य बोलचाल की भाषा में ये समुदाय के बारे में बताया गया है। अब समुदाय शब्द वास्तव में सम तथा दाय शब्दों के मिलने से बना है, जिसका अर्थ होता है समान दाय वाले व्यक्तियों का समूह। अंग्रेजी भाषा में समुदाय को कम्युनिटी से संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ भी यही होता है। अंग्रेजी का ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सा शब्द? कम्युनिटी, कम तथा म्यूनिस। और यहाँ कम का अर्थ है एक साथ, यानी एक साथ, तथा म्यूनिस का अर्थ है सेवा भाव से रहना, यानी सभी मिलजुल कर सेवा भाव से एक साथ रहते हैं, वो समुदाय के अंतर्गत आता है। यानी अलग अलग तरीके से अलग अलग रूप से परिभाषाएं बताई गई है, किसकी निश्चित कोई परिभाषा नहीं बताई गई है। अपने अपने साधारण बोलचाल की भाषा में जैसे आपको बताया कि सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति और सामान्य जीवन व्यतीत करने का एक निश्चित भूभाग होता है जिसमें लोग मिलकर रहते हैं, और आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक समानताएं होती हैं, वो समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों इसमें देखिए, अब इसमें एक मैकाइवर की परिभाषा है। देखिए कि मैकाइवर ने इसके बारे में क्या लिखा है, जो हमने पढ़ा है उसके मैकाइवर के बारे में लिखेंगे। अब देखिए समुदाय को मैकाइवर ने इस प्रकार स्पष्ट करते हुए लिखा है, किसी जन समूह, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कोई भी जन समूह है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, के सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे व्यक्तिगत हितों को त्याग कर सामूहिक रूप से जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं। तब उस समूह को क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। अब देखिए ये परिभाषा किसकी है? मैकाइवर की है। एक बार दोबारा देखिए कि किसी जन समूह, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, इसके सदस्य इस प्रकार रहते हैं कि वे व्यक्तिगत हितों को त्याग कर सामूहिक रूप से जीवन की समस्त भौतिक दशाओं में भाग लेते हैं। तब उस समूह को समुदाय कहते हैं। अब मैकाइवर की परिभाषा के आधार पर यानी समुदाय की कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं मुख्य रूप से। अब कौन कौन सी विशेषताएं देखिए। अब मैकाइवर की जो परिभाषा हमने देखी है उसी परिभाषा के आधार पर हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। नंबर 1 देखिए, समुदाय के लिए व्यक्तियों का छोटा या बड़ा समूह आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज के लिए छोटा या बड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी होना आवश्यक है। अब देखिए समुदाय तब होगा जब व्यक्तियों का क्या होगा? समूह होगा। ये बात भी सही है। दूसरी चीज, छोटा या बड़ा भौगोलिक क्षेत्र, भूभाग भी होना जरूरी है जहां पर लोग रहेंगे। तीसरा देखिए, समूह का निर्माण पारस्परिक सद्भाव तथा विश्वास पे होना चाहिए। यानी समूह तभी कामयाब है, तभी बन सकता है जब पारस्परिक क्या हो, आपस में सद्भाव हो, भाईचारा हो, एक दूसरे पे विश्वास हो, एक दूसरे का सहयोग करें, मिलजुल कर रहें, तो ही हम कह सकते हैं वो समुदाय है। अब चौथा पॉइंट देखिए, तो चौथा पॉइंट जो हमारा था क्या था? चौथा पॉइंट देखिए कि समूह के सदस्यों की एक विशिष्ट क्षेत्र में उद्देश्य तथा रुचियों में समानता होती है। पांचवा, समूह के सदस्य व्यक्तिगत हितों को त्याग कर संपूर्ण समुदाय के हितार्थ कार्य करते हैं, यानी सभी मिलजुल कर समुदाय के हित में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार ये समुदाय की मैकाइवर ने 5 मुख्य विशेषताएं बताई हैं कि व्यक्ति का समूह होना चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, रहने के लिए छोटा बड़ा भूभाग होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति होना जरूरी है, उसके साथ साथ क्या है, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, पारस्परिक सद्भाव और विश्वास की भावना होनी जरूरी है। उसके साथ समूह के सदस्य एक अपने क्षेत्र के जो रुचियों में समानता होनी चाहिए, यानी उनकी संस्कृति, वेशभूषा, उसमें कुछ ना कुछ समानता होनी चाहिए, और एक दूसरे की जो कार्य हैं, उनके उद्देश्य हैं, वो भी मिलते जुलते होने
जरूरी है। तो इस प्रकार ये 5 विशेषताएं बताई हैं। जैसे 5वीं, समूह के सदस्य व्यक्तिगत हितों को त्याग कर संपूर्ण समुदाय के हित के लिए कार्य करें। अब हम पढ़ेंगे समुदाय का शैक्षिक महत्व, यानी बालक की शिक्षा में समुदाय का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हम जानते हैं बालक के विकास, उसकी आदतें, व्यक्तिगत विशेषताओं तथा रुचियों पर समुदाय का उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। जैसे समुदाय में बालक रहता है वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार का हमारा समुदाय है वैसा ही बालक उसी तरीके से व्यवहार करता है। यदि बालक अनुशासित तथा सर्जनशील लड़कों के समुदाय में रहता है तो निश्चय ही वह उनके जैसा हो जाएगा। बालक समुदाय से बहुत सी बातें सीखता है। इन बातों को सीखने में अनुकरण विधि का सहारा लेता है। समुदाय की विधियों तथा व्यवहारों को बालक ज्यों का त्यों ग्रहण करने की प्रयास करता है, चेष्टा करता है। और इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय का ठीक वही स्थान है जो परिवार तथा समाज का। तो देखिए समुदाय की शैक्षिक जो महत्व बताया गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे बच्चों के साथ रहेगा तो अच्छे गुण आएंगे, अनुशासित बच्चों के साथ रहेगा। तो इस प्रकार समुदाय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है बालक की शिक्षा में। यानी अपने कई बार कहते हैं कि जैसा देश वैसा बेस, जैसा व्यवहार करोगे, जिस प्रकार का परिवार का वातावरण है उसी प्रकार का बच्चे के अंदर उसी प्रकार के गुण आएंगे। विद्यालय में बच्चा अगर अच्छे लड़कों के साथ बैठता है तो इस प्रकार समुदाय का जो शैक्षिक महत्व है उसके बारे में पढ़ें। अब देखिए समुदाय के शैक्षिक कार्य, अब क्या क्या कार्य होंगे शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय के, कुछ मुख्य कार्य दिए गए हैं। मुख्य कार्यों के अंदर तो समुदाय के शैक्षिक कार्य, तो मुख्य रूप से देखिए कि समुदाय बालकों के लिए क्या कार्य शैक्षिक कौन कौन से कार्य करता है। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण। अब देखिए समुदाय शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में एक उपयुक्त वातावरण निर्मित करता है कि वर्तमान उद्देश्यों की समीक्षा तथा अन्य उद्देश्यों की संभावनाओं पर अपना मत प्रस्तुत, यानी समुदाय के अंदर रहकर बच्चे शिक्षा से संबंधित उद्देश्य प्राप्त करते हैं। साथ में रहना, किस प्रकार बोलचाल की भाषा है और हम कैसे आगे विद्यालय के अंदर बच्चे एक दूसरे के साथ बैठते हैं, भाषा, बोलचाल, अनुशासन। तो इस प्रकार उसके अंदर बालकों के अंदर अच्छे और नवनिर्मित जो उद्देश्य होते हैं उनका निर्माण होता है, एक दूसरे के मत प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार पहला उद्देश्य क्या है कि शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण में समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका होती है बालकों के लिए। दूसरा पॉइंट जो हमारा है वो है पाठ्यक्रम का निर्माण। समुदाय प्रस्तुत पाठ्यक्रम की आलोचना कर उसमें आवश्यक सुधार जो है करने के लिए क्या करता है, जनमत तैयार करता है और अपने विचार संबंधी शिक्षाविदों को प्रेरित करता है। यानी पाठ्यक्रम निर्माण में भी समुदाय की भूमिका होती है कि क्या सुधार करना है, किस प्रकार करना है, किस प्रकार इस पाठ्यक्रम में ये चीजें होनी चाहिए। यानी समुदाय अपने सामाजिक जो वातावरण है उस वातावरण के आधार पर शिक्षा में सुधार करने के लिए सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में सुधार करने के प्रयास करता है। तीसरा पॉइंट देखिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। अब देखिए समुदाय प्रौढ़ शिक्षा को शिक्षित करने के लिए समय समय पर विशिष्ट शैक्षिक जो शिविर है, कार्यक्रम है, केंद्र और ये मिलकर समय समय पर आयोजित करते हैं और इसके लिए स्थायी व्यवस्था का प्रयास किया जाता है। किसके लिए? प्रौढ़ शिक्षा व्यवस्था के लिए, कि प्रौढ़ों को शिक्षित किस प्रकार करना है, कैसे पढ़ाना है, किस क्या समय निश्चित करना है, किस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी गांव में, ये सभी चीजों के बारे में समुदाय की मदद ली जाती है। चौथा पॉइंट है शिक्षा पर नियंत्रण। तो समुदाय शिक्षा पर अनेक प्रकार से शैक्षिक रूप से नियंत्रण रखता है। विद्यालय की व्यवस्था, शिक्षण विधियां, वित्तीय साधन, शिक्षा नीति, इनकी आलोचना करना, समय समय पर इसमें सुधार करने के लिए यानी जो आवश्यक संशोधन करने के लिए भी समुदाय दबाव डालता है, कहता है। तो उसी के प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा पर भी इनका नियंत्रण होता है कि समय समय पर समुदाय ये देखता है कि शिक्षा जो व्यवस्था बच्चे के अनुकूल है, उस सामाजिक वातावरण के अनुकूल है, किस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार इनकी भूमिका मुख्य रहती है। पांचवा पॉइंट हमारा देखिए व्यवहारिक एवं स्वावलंबी शिक्षा की व्यवस्था।
यानी नवयुवकों को व्यवहारिक जीवन उपयोगी स्वावलंबी बनने की व्यवस्था के लिए समाज तकनीकी तथा औद्योगिक शिक्षा व्यवस्था करता है। यानी स्वावलंबी किस प्रकार बनाना है और किस प्रकार करना है, इसके लिए भी इसकी भूमिका मुख्य होती है तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में। छठा पॉइंट देखिए हमारा कि शिक्षा के अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था, यानी समुदाय शिक्षा के अनौपचारिक साधनों के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था करता है। जो हमारा अनौपचारिक शिक्षा है कि जिस प्रकार बच्चों को पढ़ाया जाता है ना कि समय निश्चित नहीं होता कब किस समय पढ़ाना है। अब कई पढ़ नहीं पाते, दिन में बच्चे काम करते हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे, कई बुजुर्ग हैं वो अनपढ़ है वो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी व्यवस्था में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो अब देखिए पंचायत और शिक्षा। तो देखिए संविधान के 73वें संशोधन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम, जिला व ब्लॉक स्तर पर स्थापित की गई, जिसमें चयनित निकाय जनता को उनके अपने ग्राम, जिला और तहसील स्तर पर सामूहिक हित के लिए निर्णय करने और काम करने के लिए समर्थ बना सके। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था, त्रिपंचायती राज व्यवस्था जो हुई थी, जैसे ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर क्या है पंचायत समिति के बाद जिला परिषद। तो इन प्रकार की व्यवस्थाओं के अंदर ग्रामीण, जिले, तहसील स्तर पर लोगों के विकास के लिए कार्य करने के लिए संपूर्ण अधिकार दिए, जिसमें जनता की जो भागीदारी बहुत ही सुनिश्चित की गई। या आप कह सकते हो कि ग्रामीण विकास जो कार्यक्रम, आर्थिक विकास के कार्यक्रम, सामाजिक न्याय की दिशा में सामूहिक रूप से बड़े स्तर पर प्रयास किए गए। 73वां जो संशोधन हुआ उसमें 29 विषयों की पहचान की गई, यानी जो पंचायत राज्य व्यवस्था को दिए गए। इनका काम क्या कौन करेगा? पंचायत राज व्यवस्था करेगी। जैसे आप कह सकते हो प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा, वैश्यक अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, तकनीकी परीक्षण, व्यावसायिक शिक्षा आदि प्रकार को शामिल किया गया। सभी राज्य सरकारें ने राज्य पंचायती राज कानून बनाए ताकि विकेंद्रीकरण और संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर प्रजातांत्रिक मार्ग का क्या हो सके, विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके। यानी विकेंद्रीकरण क्या मतलब है? यानी सरकार ने ग्रामीण स्तर तक को जो अधिकार थे वो बांट दिए गए और संवैधानिक कानूनों के अंतर्गत अधिकार दिए गए कि लोकतंत्र को विकसित करने के लिए, प्रजातंत्र को विकसित करने के लिए, जनता का शासन मजबूत करने के लिए पंचायती जो राज्य जो ग्रामीण जो संस्थाएं हैं, पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं, उनको अधिक अधिकार दिए जाएं, तभी ये विकसित हो पाएगा लोकतांत्रिक विकास। इसके अलावा कई राज्यों में गतिविधियों, विभिन्न कार्यों और गतिविधियों की पहचान की गई और जिन्हें पंचायती राज से अलग कर स्तरों पर इसको लागू किया जा सका। कहने का मतलब यह है कि पंचायती राज और शिक्षा, यानी पंचायत के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के बहुत प्रयास किए गए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत यानी स्थानीय संस्थाओं की जो भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती है। इसी आधार पर इनको ये अधिकार दिए गए। अब देखिए सहयोग के औपचारिक संगठन, यानी कौन से औपचारिक ऐसे संगठन जो विभिन्न प्रकार के सहयोग करते हैं। अब देखिए सामूहिक निष्क्रियता की समस्या को हल करने के लिए ऐसे औपचारिक संगठन बनाने के प्रयास किए गए। औपचारिक संगठन किसका प्रयास किए गए और उनमें अध्यापकों और अभिभावकों के बीच अधिक सक्रिय अंतर संबंधों को बढ़ावा दिया जा सके। यानी विद्यालय स्तर पर औपचारिक संगठन बनाए गए कि अभिभावक और अध्यापक, यानी विद्यालय का जो स्टाफ है, अध्यापक, प्रधानाध्यापक और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, माता पिता हैं, इनके साथ क्या है समय समय पर क्या बातचीत हो, एक दूसरे के अंदर शिक्षा क्षेत्र के बारे में बातचीत करें, विद्यालय के विकास के बारे में बात करें, वहाँ की व्यवस्था के बारे में बात करें। पीटीटी और शिक्षक अभिभावक संघ, ग्रामीण शिक्षा समिति, अनेक ऐसे उदाहरण हैं कि इन समितियों के माध्यम से शिक्षा के अंदर संगठन बनाकर इसमें सुधार करने का प्रयास करें। कई क्षेत्रों में ग्रामीण शिक्षा समिति को स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के व्यापक विचार उद्देश्य स्थापित किए गए हैं। जैसे राजस्थान के कुछ भागों में लोक जुम्बिश कार्यक्रम भी काम करती है। यानी सहयोग के रूप में अनेक ऐसे संगठन स्थापित करके हम ग्रामीण क्षेत्र पर शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें सुधार कर सकते हैं और
वहाँ के रहने वाले लोग और अध्यापक, इन सभी में मीटिंग के माध्यम से, अन्य कार्यों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में हम सुधार कर सकते हैं। तो अब आता है अनौपचारिक अंत्यक्रिया। अध्यापक अभिभावक के बीच अंतर संबंध का अभाव वर्तमान में स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए एक गंभीर कमी है। यानी अध्यापक और अभिभावक के बीच में संबंध नहीं हो पा रहा, चाहे सरकारी भी गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट हो, यानी सरकारी विद्यालय हो या निजी, तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और इसके माँ बाप क्या है, इसके प्रति उदासीन है। तो इसलिए अध्यापक की निष्क्रियता की समस्या और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि अध्यापक से माता पिता मिलते नहीं बच्चे के, और अध्यापक भी पूरे अपनी समस्या जो अपने कार्य के प्रति भी सचेत नहीं रहता। तो इस प्रकार माँ बाप व्यक्तिगत तौर पर बच्चों की शिक्षा में रुचि ले, उनके पास समय को शक्तिहीन मानने के कई कारण होते हैं, लेकिन उन सामूहिक शक्ति का भी बहुत कम उपयोग होता है। इससे सबकी भागीदारी हो, स्कूली शिक्षा प्रणाली के निर्माण के तरीकों की खोज में ये जानना महत्वपूर्ण है कि अध्यापक अभिभावक अंत्यक्रिया इसका एक आवश्यक अंग है, कि अध्यापक और अभिभावक दोनों की समय समय पर मीटिंग होना जरूरी है, विभिन्न समितियों के माध्यम से। ग्राम शिक्षा समिति है, पीटीए समिति है, ये समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है शिक्षा के क्षेत्र में। और इसके प्रयासों से, संस्थानों के प्रयासों से भी, अच्छे प्रयासों से भी इसमें फायदा हुआ है। तो अध्यापक अभिभावक औपचारिक संगठन के दायरे से बाहर भी बहुत कुछ हो सकता है। जिन क्षेत्रों में स्कूल सुव्यवस्थित ढंग से चलते हैं, वहां अध्यापक अभिभावकों के बीच अनौपचारिक अंतर संबंध भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक अध्यापक और अभिभावक की आपस में आमने सामने बातचीत इस प्रक्रिया का अच्छा उदाहरण है। यानी अनौपचारिक जो ये संगठन है, तो इनको कहा गया कि अध्यापक और अभिभावक की जितने तक आपस में बातचीत, मिलना जुलना, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय की समस्याओं के बारे में बात करना, विकास के बारे में, शिक्षा, तो जितना अधिक ऐसा मिलना जुलना होगा, आपस में बातचीत होगी, तो शिक्षा का स्तर क्या होगा, और अधिक बढ़ेगा। तो इसलिए अनौपचारिक अंत्यक्रिया के अंदर अध्यापक और अभिभावकों के बीच में मिलना, विभिन्न समितियों के माध्यम से विकास से संबंधित कार्य करना, अभिभावक द्वारा अपने सुझाव देना, तो इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह सुधार हो सकता है। एक अध्यापक और अभिभावक की आपस में आमने सामने बातचीत इस प्रक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, अगर किसी अध्यापक या अध्यापिका को ग्रामीण समाज के बीच अपनी प्रतिष्ठा की चिंता होती है, तो माँ बाप से व्यक्तिगत तौर पर मिले बिना ही वह उनके विचारों के प्रति संवेदनशील रह सकते हैं। अध्यापक अभिभावक के बीच अनौपचारिक अंत्यक्रिया के कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कक्षाओं के अतिरिक्त कमरे बनाने अभिभावकों की ओर से सुपुर्द पहल कदमों या स्कूल के लिए धन जमा करना, राजनेताओं के माध्यम से प्रत्यक्ष अंत्यक्रिया, महिला मंडल के प्रस्ताव, सरकारी कार्यालयों को दिए जाने वाले प्रतिवेदन और शिकायती पत्र, प्रतिदंड, प्राइवेट स्कूलों की स्थापना या फिर बच्चों द्वारा आकस्मिक हड़ताल करना। इसलिए एजेंडा सिर्फ ग्राम शिक्षा समिति या पंचायतों को सक्रिय बनाना ही नहीं है, यानी इस दिशा में काफी कुछ ऐसे कदम किए जा सकते हैं, तो इस पर विचार करना। तो इस प्रकार ये अच्छे काम जो हैं जिसके लिए प्रयास किया जाए। आगे देखिए, गैर सरकारी संगठन और ट्रस्ट। अब ये भी बात देखिए, पिछले दशक की एक उल्लेखनीय घटना यह रही है कि शिक्षा से गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट और नागरिक समाज समूह का बड़े पैमाने पर जुड़ाव रहा है। गैर सरकारी संगठनों ने स्कूलों शिक्षा में नवाचार मॉडल की रचना में, शिक्षक पाठ्य पुस्तकों, पाठ्य सामग्री के निर्माण में तथा समुदाय में प्रचार प्रसार करने में बड़ी भूमिका निभाई है। स्कूलों से उनका औपचारिक जुड़ाव पाठ्यक्रम विकास, अकादमिक सहयोग, निरीक्षण और शोध के लिए अत्यंत आवश्यक है। नागरिक समूहों ने शिक्षा को सार्वजनिक जीवन में रोशनी लाने और बच्चों के अधिकारों को लेकर राय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दृष्टिकोण और विचारों के प्रसार, स्कूल और समाज में उनका रचनात्मक हस्तांतरण, पाठ्यचर्या के विभिन्न आयामों पर विवेचनात्मक चिंतन तथा बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार का माहौल
तैयार करने में इन सभी समाज समूहों को लगातार जुड़ाव तथा सहयोग आवश्यक है। गैर सरकारी संगठन और संस्थाएं स्कूली शिक्षा के विकास में जितनी उनसे उम्मीद की जाती है उनसे कई बड़ी भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए वे स्कूल के क्रियाकलापों में सुधार के मानक बना सकते हैं, दायित्वबोध की संस्कृति के विकास में मदद कर सकते हैं, पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए वे आवश्यक सुझाव दे सकते हैं। ये संस्थाएं स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ खंड संदर्भ केंद्र, स्कूल संदर्भ केंद्र के साथ इसका जायजा ले सकती हैं, कितना अकादमिक समर्थन चाहिए और उस संबंध में अपनी राय दे सकती हैं। तो इसलिए कहा गया गैर सरकारी संगठन या ट्रस्ट हैं, इनका सहयोग बहुत होता है। समय समय पर विद्यालय की समस्याओं का समाधान करना, कमरे बनाना, स्कूल में नई तकनीकी नवाचार के लिए सहयोग करना। तो ये समितियां विद्यालय प्रशासन और समुदाय ये मिलकर, गैर सरकारी संगठन मिलकर बड़े स्तर पर अच्छा काम कर सकती है। तो आज बच्चों हम आज ये इतना ही पढ़ेंगे।